हेलो एवरीवन, एस के पटेल आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है बीके पटेल, भूपेंद्र कुमार पटेल। आज इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार मैं अपना पूरा नाम ले रहा हूं क्योंकि आज की जो चर्चा है वो मेरे नाम से ही शुरू होने वाली है। देखिए, जो एडीओ का पद है, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है, अगर हम इसकी भर्ती की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद 2 बार इसकी भर्ती हो चुकी है। एक बार 2012 में और एक बार 2017 में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से पहले मध्य प्रदेश शासन में इसकी भर्ती 2 बार हुई है, 1983 में और 1993 में, ठीक है, 1983 में और 1993 में। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद पहली बार जब 2012 में एडीओ की परीक्षा हुई थी, उसमें मैं खुद अपीयर हुआ था और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ है। ये सिलेक्शन लिस्ट आप देख सकते हैं जिसमें मेरा नाम है भूपेंद्र कुमार पटेल, और आप चाहें तो 2012-13 का जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है वहाँ पे मेरा नाम खंगाल सकते हैं। देखिए, बहुत सारे छात्रों का मेरे पास लंबे समय से ये मैसेज आ रहा था अभी कि एडीओ के बारे में आप एक सेशन लाइए, एडीओ के बारे में चर्चा कीजिए कि एडीओ की भर्ती होगी या नहीं होगी, जो चर्चाएं चल रही हैं, कितने पद जो हैं वो आपके आ सकते हैं, इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, किनको इसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, आप इसकी तैयारी कब से करा रहे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब लेकर के मैं आज के इस सेशन में उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एडीओ पद की तैयारी को लेकर के, कि एग्ज़ाम की तैयारी से लेकर के मेरे चयन होने तक की जो रणनीति रही है, और 2017 में जो आपकी वैकेंसी आई, मैंने इसमें प्रॉपर क्लासेस लिए थे। लगभग 180 विद्यार्थियों को मैंने ऑफलाइन जो है वो आपका पढ़ाया था, जिसमें से 9 विद्यार्थी जो है वो आपके सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो चयन से लेकर के चयन करवाने की रणनीति, इसके बारे में जो मेरे आपके अनुभव हैं, साथ ही साथ विभागीय जो आपकी जानकारी है, इन सभी बातों पे आज हम जो है वो आपका चर्चा करने वाले हैं। आज के सेशन को मैंने इतने चरणों में जो है वो आपका डिवाइड किया हुआ है, तो सेशन जो है वो आपका थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा यदि आप इस पद को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है इस एडीओ पद के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, इस पद की एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर के सहायक विकास विस्तार अधिकारी जो है वो आपका बनना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि योग्यता क्या है इसकी, न्यूनतम योग्यता, शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या मांगी गई है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आयु के बारे में, न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, आपका अधिकतम आयु कितनी रखी गई है, इसका क्या सिलेबस पाठ्यक्रम होता है, और क्या आने वाली वैकेंसी में यही पाठ्यक्रम रहेगा या उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, परीक्षा पद्धति कैसे होती है, ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना समय होता है, माइनस मार्किंग वगैरह, बोनस अंक वगैरह, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कुल संभावित पदों के बारे में। देखिए, ये कुल कितने पद आएंगे इसको तो कोई नहीं बता सकता, ये तभी क्लियर होगा जिस दिन क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी। लेकिन कई प्रकार की चर्चाएं हैं, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे एजुकेटर ने जो है वो आपका यूट्यूब पे लेक्चर डाल के अपलोड किए हैं। कोई कह रहे हैं कि 190 पद आएंगे, कोई कह रहे हैं 270 पद आएंगे, कोई कह रहे हैं 460 पद आएंगे। इसको भी मैं क्लियर करने वाला हूं कि एक्चुअल में कितने पद खाली हैं, कितने पद आने की संभावना हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे अध्ययन सामग्री का, स्टडी मटेरियल का। इस सहायक विकास विस्तार अधिकारी पद की तैयारी हेतु बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छे मानक स्रोत क्या हो सकते हैं, क्या आपको उन्हीं मानक स्रोतों को फॉलो करना चाहिए या फिर लोकल नोट्स पढ़ने चाहिए, हार्ड स्टडी कैसे होगा, स्मार्ट स्टडी की रणनीति क्या होगी, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। और इस सेशन के सबसे अंतिम चरण में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी, कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से कर सकते हैं। तो एकेडमी के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस चलाया जाएगा उसके बारे में जानकारी इस सेशन के अंतिम चरण में होगी। आप इसमें से किसी भी चरण को जो है अपने समय अनुसार देख सकते हैं, परीक्षा पद्धति, कुल पद, संपूर्ण तैयारी। इसके लिए मैंने एक टाइम शेड्यूल जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और किसी भी सेक्शन में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। यदि आप पदों के बारे में जानना चाहते हैं तो कुल पद वाला जो आपका टाइम शेड्यूल है उसको क्लिक करें। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ क्लिक करें, आप डायरेक्ट वहाँ पर पे पहुँच जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। देखिए, योग्यता और आयु के बारे में मैं यहीं पे चर्चा कर लेता हूँ, फिर बाकी के बारे में हम आगे जो है वो डिटेल से जो है चर्चा करने वाले हैं। योग्यता में सबसे पहले आप याद रखें कि जो आपका सहायक विकास विस्तार अधिकारी का पद है, एडीओ का पद है, उसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता की मैं बात कर रहा हूँ, वो है स्नातक की योग्यता, ठीक है, ग्रेजुएशन, ठीक है। न्यूनतम जो है आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होना चाहिए, बीए, बीएससी, बीई, एमबीबीएस,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्नातक जो है इसके लिए कंपलसरी है, 12वीं पास अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम के बारे में ना सोचे, ठीक है। उसके बाद बात आती है आयु का। तो देखिए 2012 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें आयु की अलग शर्तें थी। 2017 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें जो आयु था वो आपका न्यूनतम आयु था 20 वर्ष और अधिकतम आयु था 35 वर्ष। न्यूनतम कितना था 20 वर्ष, अधिकतम कितना था 35 वर्ष। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें जाहिर सी बात है चेंजेस रहेगा। न्यूनतम आयु में हो सकता है चेंजेस ना हो, 20 वर्ष ही हो या उसको 21 कर सकता है, अभी ये कंफर्म नहीं है। हाँ, लेकिन अधिकतम आयु में तो जरूर जिससे चेंजेस आएगा, क्योंकि नई नीति के अनुसार अभी जो है पीएससी और व्यापम के लिए अधिकतम आयु कर दी गई है 40 वर्ष। उसमें से भी जो आपके कैटेगरी वाले हैं उनको 5 वर्ष और छूट मिलता है, मतलब 45 वर्ष तक कि आयु के लोग जो है इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अधिकतम आयु सफिशियंट है किसी के लिए भी तैयारी करने हेतु, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के बारे में, कि इसका सिलेबस जो है वो किस प्रकार से रहता है। तो चलिए हम डिटेल से देखते हैं एडीओ के सिलेबस को। देखिए एडीओ का सिलेबस या पाठ्यक्रम 5 भागों में डिवाइड है, 5 भागों में बटा हुआ है। पहला जो आपका हिस्सा है वो है आपका सामान्य अध्ययन। अब इसमें सामान्य अध्ययन में जो है आपका केवल 2 विषय जो है वो आपके शामिल किए गए हैं। एक है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और एक है आपका भारत का संविधान, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपका पार्ट है वो है हिंदी व्याकरण का, तीसरा पार्ट है पंचायती राज व्यवस्था, चौथा भाग है ग्रामीण विकास और 5वां भाग है आजीविका, ठीक है। प्रत्येक भाग से 30-30 प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से, 30 प्रश्न जो है वो आपके हिंदी व्याकरण से, 30 प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था से, 30 प्रश्न ग्रामीण विकास से और 30 प्रश्न जो है आजीविका से। तो कुल मिलाकर के जो एडीओ में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या हो जाती है वो है आपका 150 प्रश्न। और ये 150 प्रश्न कितने अंकों के रहेंगे? 150 अंकों के रहेंगे। या तो हो सकता है एग्ज़ाम में एक प्रश्न को 2 नंबर का कर दे तो अंक जो है वो आपके 300 भी जो है वो आपके हो सकते हैं, लेकिन प्रश्नों की जो कुल संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी? 150, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रत्येक पार्ट में कितने कितने जो है वो आपके सेक्शन हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 30 क्वेश्चन को भी हम और थोड़ा सा डिटेल में देखते हुए चलते हैं हर पार्ट का, ठीक है। तो चलिए देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचायती राज व्यवस्था से जो है जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था में जो आपके 30 प्रश्न होंगे उसको जो है 7 यूनिट में बांटा गया है। 73वां संविधान संशोधन और उसकी विशेषताएं 4 अंक से यहाँ का आएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम से 4 नंबर का, त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना से 4 नंबर का, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी, इससे जो है 6 नंबर का आएगा। तो टोटल 30 प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे, किस किस सेक्शन से कौन कौन से आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो वो है आपका ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास से भी जो है वो 30 प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाएंगे, 30 अंकों का रहेगा। इसमें 6 यूनिट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से जो यूनिट 1 है वो है ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता राशि। 4 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ग्रामीण विकास योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, यहाँ से 10 प्रश्न जो है वो आपके बनेंगे, जिसमें मनरेगा हो गया, एनआरएलएम अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया, एसजीएसवाई अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गया, आईएवाई अर्थात इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए ये जो पार्ट है ना 10 क्वेश्चन का, ये हो सकता है सिलेबस में थोड़ा सा अपडेट हो जाए, क्योंकि इसमें से कुछ योजनाएं जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, ठीक है। हालांकि 2012 का जो सिलेबस था और 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था दोनों में कोई चेंजेस नहीं किया गया था। तो प्रबल संभावना ये बनती है कि इस बार के एग्ज़ाम में भी सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है नई योजनाओं को थोड़ा सा और जोड़ दिया जाए इसमें, ठीक है। यूनिट 3 है सामाजिक अंकेक्षण, 4 क्वेश्चन यहाँ से। यूनिट 4 है ग्रामीण विकास की क्रियान्वयन में, मतलब उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, 5 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से देखिए 2 आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य और योजनाओं से 5 प्रश्न जो है वो आपके बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ग्रामीण विकास का डिटेल सिलेबस, ठीक। उसके बाद देखिए अगला जो पोर्शन है वो है आपका आजीविका, लिवलीहुड जिसको कहा जाता है। यहाँ से भी 30 प्रश्न बनेंगे, 30 अंक के। इसको 7 यूनिट में बांटा गया है।
क्या क्या है इसमें। यूनिट जो 1 है, इकाई 1 है, उसमें भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका से 5 प्रश्न बनेंगे, जिसमें और डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का जो है ग्रामीण जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ से 5 प्रश्न बनेंगे। दूसरा जो आपका यूनिट है वो है NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यहाँ से 4 प्रश्न बनेंगे। यूनिट 3 है आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, यहाँ से 4 प्रश्न। यूनिट 4 है संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह और स्व सहायता समूह के प्रकार, इसको कहा जाता है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, यहाँ से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद यूनिट 6 में है बाजार, मार्केट के बारे में, बाजार की परिभाषा, बाजार के प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार आदि से जो है वो आपके 4 प्रश्न पूछे जाने हैं। और यूनिट 7 से पशुपालन से पूछा जाएगा, पशुधन उत्पाद प्रबंध से 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हो गया आपका आजीविका। ठीक है। उसके बाद अगला है हिंदी ग्रामर। तो हिंदी ग्रामर से 30 क्वेश्चन बनेंगे। वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग वगैरह से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द विचार में जो है शब्द रूप, शब्द संरचनाएं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द से प्रश्न बनेंगे। शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इनके लिए प्रश्न बनेंगे। अनेक शब्दों के एक शब्द से 5 प्रश्न जो है यहाँ से कुल मिलाकर के बनेंगे। उसके बाद जो यूनिट 4 है उसमें संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक, सर्वनाम, विशेषण सभी से। जो यूनिट 5 है उसमें वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदक्रम आदि से। और यूनिट 6 में है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश से 5 प्रश्न बनेंगे। तो कुल मिलाकर के हिंदी व्याकरण जो अपन ट्रेडिशनल पढ़ते हैं PSC और व्यापम में, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे जो हिंदी सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यहाँ से 30 क्वेश्चन हैं। कई लोग हिंदी व्याकरण को उतना महत्व नहीं देते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ अपने क्लासेस में कि कभी भी आप विषय विशेष को महत्व मत दीजिए कि संविधान बड़ा है या छत्तीसगढ़ बड़ा है तो मैं उसको पहले पढ़ूँ। आप हमेशा जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस विषय विशेष से कितने नंबर के प्रश्न वहाँ पे आएंगे उसके आधार पर तैयारी कीजिए। तो 30 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन अकेले हिंदी ग्रामर से आ रहे हैं, मतलब ये पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि 2012 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो 30 में से मेरे हिंदी में 28 क्वेश्चन जो है वो आपके सही हुए थे। ठीक है। तो ये आपके सिलेक्शन के चांसेस को बहुत बढ़ा देता है, इस प्रकार के जो विषय होते हैं, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। आगे जो आपका पोर्शन है वो है आपका सामान्य अध्ययन। अब ये देखिए व्यापम के बाकी जो परीक्षाओं से थोड़ा सा ये अलग है। सामान्य अध्ययन में जो इंडियन GS के सब्जेक्ट हैं उसमें केवल भारतीय संविधान जो है वो यहाँ पे आपका शामिल किया गया है। बाकी जो भारतीय इतिहास है या भारत का भूगोल है, भारत का इतिहास वगैरह है ना, और जो आपका अर्थशास्त्र है, ये सभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल पढ़ना है क्या, भारत के संदर्भ में भारत का संविधान, और उसके बाद पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पूरा पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का पूरा भूगोल वाला हिस्सा, छत्तीसगढ़ का इतिहास वाला हिस्सा, जनजाति, कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, पर्यटन स्थल वगैरह, ये सभी आपको पढ़ना जो है वो पड़ेगा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये जो आपका पूरा का पूरा ADO का पाठ्यक्रम है, मैंने बताया आपका 5 भागों में बटा हुआ है। तो देखिए जो सामान्य अध्ययन वाला एरिया है ये तो सभी के लिए जो है चिर परिचित है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो नया ही है। उसके बाद हिंदी ग्रामर को भी आप कभी न कभी पढ़े होंगे, लेकिन बच गए जो आपके 3 क्षेत्र हैं वो थोड़े से नए हो जाते हैं, जैसे कि आजीविका। और आजीविका का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा नया है। ग्रामीण विकास का जो सिलेबस है वो सभी के लिए जो है वो आपका नया है। पंचायती राज व्यवस्था जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो पंचायती राज व्यवस्था तो पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि 30 प्रश्न आने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है। अगले सेक्शन में हम जाते हैं परीक्षा पद्धति। तो परीक्षा पद्धति में देखिए सबसे पहले आप याद रखें, मैं आपको अभी बताया हूँ कि टोटल जो आपके प्रश्न होंगे, कुल प्रश्न या कुल अंक जो होंगे वो होंगे 150 अंक के, और इनको बनाने के लिए आपको 3 घंटे का समय जो है वो आपका दिया जाता है। नकारात्मक अंक की अगर मैं बात करूं तो 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 1/3 जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग था। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड जोड़ा हुआ है बोनस अंक। तो ये बोनस अंक किसको दिया जाता है? 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का बोनस अंक नहीं दिया गया था। 2017 में जो वैकेंसी जारी हुई थी उसका एक शुद्धि पत्र जारी हुआ। उस शुद्धि पत्र में ये लिखा गया कि जिन अभ्यर्थियों के पास, जिन प्रतियोगियों के पास PGDRD में आपका डिप्लोमा रहेगा उनको 15 अंक का जो है वो आपका लाभ मिलेगा, 15 अंक बोनस दिया जाएगा। PGDRD मतलब क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, मतलब ग्रामीण विकास में 1 वर्षीय क्या है आपका डिप्लोमा। ठीक है।
तो जिन छात्रों के पास ये पीजीडीआरडी की डिग्री नहीं है वो हड़बड़ाएं नहीं, वो घबराएं नहीं, क्योंकि आप 2017 का सिलेक्शन लिस्ट उठा करके देख लीजिए, उसमें से 95% छात्र आपको सामान्य मिलेंगे जिनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी। कुछ 4-5% छात्र ही ऐसे सेलेक्ट हुए थे जिनके पास पीजीडीआरडी का क्या था, डिप्लोमा डिग्री वगैरह था। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ को आप देख लें, भारतीय संविधान को देख लें और हिंदी को देख लें, इनको छोड़ करके बाकी जो इसका सिलेबस है ना, वो सभी के लिए क्या है, न्यू है, सभी के लिए नया रहता है। तो इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा काम नहीं आएगा बेटा, केवल और केवल काम आएगा इसमें मेहनत। जो मेहनत करेगा वो एडीओ बनेगा। ठीक है, डिप्लोमा यहाँ पे आपका काम नहीं आने वाला। कई डिप्लोमाधारी भी आपका एग्ज़ाम में बाकी पोर्शन को सॉल्व नहीं कर पाते और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि किन छात्रों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, सिलेबस में अगर आप ध्यान देंगे तो सिलेबस में मेनली है क्या, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है, संविधान है, ठीक है, उसके बाद जो है वो है आपका पंचायती राज व्यवस्था, उसके बाद क्या है आपका ग्रामीण विकास एक पोर्शन है, एक पोर्शन किसका मैंने बताया, आजीविका का एक पोर्शन है, और एक पोर्शन जो वो है आपका लैंग्वेज का, उसमें भी क्या है आपका हिंदी व्याकरण। यहाँ पे दूर दूर तक क्या नहीं है, मैथ्स रीजनिंग नहीं है। तो कई छात्र ऐसे होते हैं जो मैथ्स रीजनिंग में बहुत वीक होते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम सुनहरा मौका है। ठीक है, आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंप्यूटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको इंडियन जीके के अंतर्गत हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, न ही आपको जियोग्राफी पढ़ना है, न ही आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो ये सिलेबस मेरे ख्याल से व्यापम के जितने भी परीक्षाएँ होती हैं ना, उसमें सबसे छोटा सिलेबस है। लेकिन छोटा का मतलब ये नहीं होता ना कि वो आपके लिए छोटा है, वो सभी के लिए छोटा है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड पे जोर दिया है, वो है मेहनत बेटा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ संविधान वगैरह से, हिंदी ग्रामर वगैरह से तो आपके क्वेश्चन गलत ही होने नहीं चाहिए। ये आपका स्कोरिंग एरिया है। प्लस जो नए एरिया हैं जैसे कि ग्रामीण विकास, आजीविका वगैरह, इसको आप ऐसे पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर कर पाएँ और आपके सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका बढ़ जाए। ठीक है, पदों की संख्या कितनी आने वाली है उस पर भी जो है मैं आपका भी चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुल संभावित पद। अब देखो, ये बड़ा ही विवादित है। ठीक है, आप मेरे स्टेटमेंट पे भी मत जाना, हो सकता है कि मैं बोलूँ कुछ और वैकेंसी में कुछ पद आए, ठीक है, अलग पद आए। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो विभागीय जानकारी मेरे पास है, विभागीय लेटर जो आपका आया है विभागों में, उसके आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जो आपका एडीओ है वो छत्तीसगढ़ शासन का पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो है वो आपका पद होता है। और यहाँ पे वर्तमान में जो पुराने एडीओ हैं उनको प्रमोशन के लिए यहाँ पे वरिष्ठता सूची जो है वो आपका जारी की गई है। मैं थोड़ा सा एडीओ पद के बारे में बता देता हूँ कि जो आपका एडीओ पद होता है, ठीक है, इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो एडीओ जो है एक फील्ड ऑफिसर है। ठीक है, मेन इनको फील्ड में जो है वो आपका कार्य करना रहता है। फील्ड में आजीविका संवर्धन का ये काम करते हैं, एनआरएलएम का जो है वो ये काम करते हैं, गरीबी उन्मूलन का ये काम करते हैं। साथ ही साथ एडीओ की जो नियुक्ति होती है ये जनपद पंचायत में होती है, और जनपद पंचायत का जो मेन हेड होता है वो है आपका सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिनकी नियुक्ति पीएससी के माध्यम से होती है। ठीक है, तो इनके द्वारा एडीओ को बहुत सारे कार्य सौंपे जाते हैं, और एडीओ जो है वो अपने फील्ड में एज अ नोडल ऑफिसर के रूप में पंचायत विभाग की सभी योजनाओं का, जिनको भी उसको आदेशित किया जाता है, उनका क्रियान्वयन वो करते हैं। तो पद जो है वो आपका बहुत ही अच्छा है। एडीओ जो है वो प्रमोट होकर के बनते हैं डीईओ, डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, मतलब असिस्टेंट जो है वो आपका हट जाता है, अब ये फुल फेस क्या बन जाते हैं, डीओ बन जाते हैं। और डीओ जो होता है ना वो असिस्टेंट सीओ रहता है, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो ये सीओ के प्रभार के रूप में भी, अर्थात प्रभारी सीओ के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो आगे फ्यूचर भी इनका जो है वो आपका अच्छा रहता है। अब देखिए, यहाँ पे बात आती है कि छत्तीसगढ़ में आपका एडीओ के जो कुल पद हैं वो है 790। ठीक है, और इस 790 में से पदों की संख्या कितनी हो गई, 790। इस 790 में से कार्यरत कर्मचारी हैं आपके 520। तो सीधे सीधे आप घटा दीजिए, 790 में से वर्तमान में कितने कार्यरत हैं, तो वो हैं आपके 520। तो ये हो जाता है आपका 270। तो क्या 270 पद आएंगे एडीओ के जितने बचे हुए हैं, या इससे भी ज़्यादा पदों की संख्या है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस 520 में से
लगभग जो हैं वो आपके 50 लोग जो है वो आपके रिटायर जो है वो आपके कर गए हैं। ठीक है, इसमें आप 50 और जोड़ सकते हैं और पद अब हो जाएंगे आपका 320 पद जो है वो आपके खाली रहेंगे। उसके बाद जो है लगभग 166 लोगों का डीओ में जो है वो आपका प्रमोशन होना है। एडीओ से 166 लोग भी हो सकते हैं, 190 लोग भी हो सकते हैं, मतलब मोटा मोटा मान के चलो इसमें 150 पद आप और जोड़ दो। ठीक है, तो ये लगभग 460 470 के आसपास पद जो है वो एडीओ के खाली होंगे। अब क्या 270 पद जारी किया जाएगा, क्या 320 पद जारी किया जाएगा, 470 पद जारी किया जाएगा, ये तो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ऊपर और वित्त विभाग के ऊपर भी, वो कितने पदों को स्वीकृति जो है वो प्रदान करता है। लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा जो आकलन करके चलो, 2012 में जो वैकेंसी आया था, 2017 में जो वैकेंसी आया था, मान के चलो कि कम से कम 250 आसपास पद तो आएंगे ही आएंगे, 250 के आसपास पद रहेंगे। तो ये सफिशियंट होता है, बहुत ज़्यादा पद है मेरे ख्याल से। आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल जो है आप एडीओ जो है वो आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर तैयारी करें कैसे, इसके लिए किस बुक को पढ़ें, किस नोट्स को पढ़ें, कौन से मानक सोर्स का पालन करें। तो हम अब चर्चा कर लेते हैं किसके ऊपर, अध्ययन सामग्री के ऊपर। ठीक है, तो देखिए 5 भागों में तो बटा हुआ है, एक एक करके हम सभी अध्ययन सामग्री के ऊपर जो है वो आपका चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या इसके लिए बेस्ट अध्ययन सामग्री हो सकती है और कैसे आप इसको जो है वो आपका अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पहले सबसे अच्छे जो आपके बुक्स हैं, मानक बुक्स हैं, उनको बता देता हूँ। उसके बाद आपको किसको प्रिफर करना चाहिए उसको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए क्या पढ़ा जाए इसके लिए। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए 2 मानक बुक हैं। एक है आपका छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ, ये उपकार प्रकाशन का है, मैं बुक भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। मेरे पास जो आपका कहना चाहिए एडिशन है वो मैं बता रहा हूँ। आप जब भी इस प्रकार की पुस्तकें खरीदें, मार्केट में जो नया एडिशन आया रहता है उसको खरीदें। ये बुक हो सकता है आपको कैमरे में उल्टी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि शूट करते हैं तो ऐसा ही होता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने सॉफ्टवेयर में इसको सीधा करके देख लेना। तो उपकार का वृहद संदर्भ ही एक बहुत अच्छी बुक रहती है। और मानक पुस्तकों में जो आपका एक अच्छा बुक रहता है वो है आपका समग्र छत्तीसगढ़, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी प्रकाशन का रहता है। तो ये 2 सबसे मानक बुक हैं वर्तमान में। ठीक है, लोकल बुक्स के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा अंतिम में। ठीक, उसके बाद बात आती है संविधान का। तो संविधान के लिए आप सभी को पता है कि सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत का। ठीक है, काफ़ी मोटा है ये भी। अब संविधान 6 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो क्या 6 प्रश्न के लिए इतना मोटा बुक पढ़ना अभी सही है आपके लिए, उसको भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अगला है आपका हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर के लिए देखिए मुझे जो सबसे अच्छी बुक लगती है वो है हरदेव बहारी जी की ये हिंदी की बुक। ठीक है, सभी मानक स्रोतों को पहले मैं बता दे रहा हूँ और सबका मैं थोड़ा सा पतला पतला ऑप्शन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी पुस्तकें काफ़ी मोटी मोटी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए मेरे पास कुछ ज़्यादा ही बड़ी पुस्तक है। ये पहले साइज देख लें पुस्तक का आप इस प्रकार से। ठीक है, ये है HK मिश्र जी का जो है वो आपका छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम। ये बहुत बड़ा बुक है और ज्ञान का ये पूरा का पूरा भंडार है। खास करके विभागीय कार्यों में जब भी जो है आपका कोई दिक्कत होती है तो हम इसी धाराओं वाली पुस्तक को जो है वो आपका देखते हैं। आपको इसको नहीं पढ़ना है, आप इसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में मार्केट में बहुत सारे पंचायती राज अधिनियम की छोटी छोटी किताबें हैं, लेकिन कोशिश करें कि ला की आप बुक्स लें। या फिर देखिए ये छत्तीसगढ़ शासन की एक बुक है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, लेकिन ये मार्केट में आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, ये किनको दी जाती है, तो ये ग्राम पंचायतों में, जनपद पंचायतों में, जिला पंचायतों में ये आपका विभागीय व्यक्तियों को बांटने के लिए ये आता है। ठीक है, तो ये शासन की बुक है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं इसी प्रकार शासन की बुक से जो है वो आपके निकल करके आते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं मिले तो आप किसी भी लॉ बुक में चले जाएं, कानून की पुस्तकें जहाँ पे मिलती हैं, ऐसी पतली किताबें जो है वो आपको मिल जाएंगी पंचायती राज व्यवस्था के लिए। या फिर बहुत सारे कोचिंग सेंटर के जो आपके लोकल नोट्स होते हैं पंचायती राज व्यवस्था के, उसको भी आप ले सकते हैं। कई छात्र ये बोलते हैं कि सर उनमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो गलतियां देखिए हर किताब में हैं। आपको ऐसी कोई भी किताब नहीं मिलेगी जो 100% सही हो, और 100% सही किताब खोजने का प्रयास भी मत कीजिए। मान के चलिए किसी किताब में 10% गलतियाँ भी हैं, मैं बहुत निकाल दे रहा हूँ, 10%, 90% सही है, तो क्या किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 100% की आवश्यकता होती है क्या? नहीं,
मुश्किल से 75% 85% स्कोर में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ज़्यादा पुस्तकें खोजने में अपना समय व्यर्थ करने की बजाय आपको जो सोर्स मिलते हैं उसको अच्छे से पढ़ने में समय जो है आपका लगाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो सेक्शन है वो है ग्रामीण विकास एवं आजीविका। तो इसके लिए देखिए मैं 2 सोर्स बता देता हूँ आपको। इसके लिए पहला सोर्स तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका विभागीय वेबसाइट, ठीक है। ये मैं सीधा वेबसाइट आपको खोल करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट है। इस पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो वेबसाइट है वहाँ से जो है वो आपका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब नेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपका मिल जाएंगी, थोड़ा मेहनत लगेगा इन चीज़ों को खोजने में। या तो फिर यदि आप विभागीय लोगों से जो है आपका कनेक्टेड हैं तो विभाग में बहुत सारी जो है वो आपकी पुस्तिकाएँ आती हैं जिनमें ये ग्रामीण विकास संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी के बारे में आपको जो है पूरा अध्ययन सामग्री मिल जाएगा। आजीविका का मिल जाएगा, जैसे मैं कुछ आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। ये सभी विभागीय हैं, ये मार्केट में आपको मिलेंगी नहीं, ठीक है। पंचायत के निर्वाचित वार्ड पंचों के लिए पठन सामग्री है, ठीक है। ये सरपंच और सचिवों की पठन सामग्री है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के प्रश्न उत्तर, ठीक है। इससे जो है 2012 में या 2017 में बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से डायरेक्ट आए हैं। ये पूरा पुस्तक 1 लाइनर है, ठीक है। और इसमें इस 1 लाइनर पुस्तक में लगभग जो है 600-700 क्वेश्चन मेरे ख्याल से होंगे जो कि डायरेक्ट तौर पे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए, मतलब पंच, सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इनके लिए अध्ययन सामग्री है, ठीक है। उसके बाद अगला है ये कार्यालय एवं अभिलेख प्रबंधन, पंचायतों में जो भी अभिलेख संधारण किया जाता है उसके बारे में जानकारी उसमें दी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए पेंशन योजनाओं से संबंधित मार्गदर्शिका, ये भी आपके सिलेबस में विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं, उनको किस प्रकार संचालित किया जाना है, क्या पात्रता है, क्या उद्देश्य है, केंद्र राज्य का इसमें कितना हिस्सा रहता है, सभी के बारे में इसमें जो है वो आपका डिटेल से दिया हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि ये पुस्तकें आपको मिलेंगी नहीं मार्केट में, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन बच जाता है वो है आपका नेट का, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से आप इस विकास और आजीविका को सर्च कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए मैंने बहुत सारी किताबें बताई, ये किताबें एक बार फिर से मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। ये देखिए इतनी सारी किताबें, ठीक। तो क्या इतना सारा किताब वर्थ है पढ़ना? तो मेरे ख्याल से नहीं, ठीक है। ये सभी किताबें जो हैं मैंने कभी भी अपने अध्ययन काल के दौरान नहीं पढ़ी। आप यकीन कीजिए मैंने कभी एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक भी जो है वो अपने अध्ययन के दौरान नहीं पढ़ी। वो मोटा देख करके ही मुझे डर लगता था, ठीक है। मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए थे और कोचिंग सेंटर के द्वारा जो भी क्लासेस नोट्स वगैरह दी गई थी वो सारी चीज़ें मैंने प्रीफर की थी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि बिना कोचिंग के आप तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है कि जो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हार्ड स्टडी और एक होता है स्मार्ट स्टडी। हार्ड स्टडी मतलब ये है अच्छे अच्छे पुस्तकें लेना और उनको खंगालना और उससे अच्छे अच्छे नोट्स बना करके तैयारी करना। यदि आपके पास सफिशिएंट समय है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये कार्य करना कोचिंग सेंटर का है, ये कार्य करना हमारा है, एकेडमी का है। इसमें से पूरा सार निचोड़ करके हम आपके सामने क्लास के रूप में और नोट्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि इन सभी चीज़ों के संकलन में आपका समय बर्बाद ना हो। आपका समय जो है वो सीधे तौर पे लगे किसमें, एग्ज़ाम की तैयारी करने में, विषयों को पढ़ने में, ठीक है। अब अंतिम में मैं चर्चा कर लेता हूँ कि हमारे द्वारा इस एडीओ की तैयारी हेतु क्या प्रयास जो है वो किया जा रहा है, क्या कोर्स जो है वो आपका चलाया जा रहा है। तो संपूर्ण एडीओ की तैयारी जो है एसके पटेल आईएएस एकेडमी के द्वारा जो है वो कराई जा रही है, जिसमें वीडियो लेक्चर्स क्लासेस के साथ साथ नोट्स जो है वो आपका अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए पूरा का पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है, इस पूरा का पूरा पाठ्यक्रम का डिटेल सिलेबस का अध्यापन जो है वो परीक्षा तिथि से पहले ही करा दिया जाएगा। हालांकि अभी तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, हो सकता है जब भी आप सेशन देख रहे हो तब नोटिफिकेशन जारी हो चुका हो, एग्ज़ाम डेट आ चुका हो। तो जो भी एग्ज़ाम डेट आएगा उससे पहले ही पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराया जाएगा विथ नोट्स। और इस क्लासेस को देखने की जो वैलिडिटी रहेगी वो 8 माह की रहेगी। क्लासेस ख़त्म पहले कर दिया जाएगा लेकिन वैलिडिटी रहेगी 8 माह की। 8 माह तक हमारे सभी क्लासेस को जितनी बार चाहें आप उतनी बार देख सकते हैं। हमारी क्लासेस प्राइवेट मोड में यूट्यूब पर ही होती हैं, तो उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप क्लासेस को चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, PDF तो आप हमेशा अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। रही बात इसका शुल्क कितना रखा गया है, तो इसका शुल्क रखा गया है 6,990 रुपये और अवधि है क्या आपका 8 माह,
ठीक है। हमारे द्वारा होली दीपावली ऑफर ऐसा कुछ भी नहीं चलाया जाता है, तो कृपया उसकी प्रतीक्षा ना करें। केवल 50 छात्रों के लिए जो शुल्क है वो 5,990 रुपये जो है वो आपका रखा गया है, अर्थात प्रथम 50 एडमिशन 1,000 रुपये की छूट पर जो है वो आपके दिए जा रहे हैं। इसके बाद किसी भी प्रकार की छूट इसमें जो है वो आपका प्रदान नहीं की जाएगी। यदि इन क्लासेस के बारे में, इन कोर्सेज के बारे में आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जो हमारा व्हाट्सअप नंबर ब्लिंक हो रहा है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमारे एकेडमी मैनेजर को व्हाट्सअप कीजिए। उनके द्वारा इस कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दी जाएगी। इन सारी जानकारी के अलावा भी यदि कोई जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या तो हमारे उस व्हाट्सअप नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद।